गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए आज हम एक नए अकाउंटिंग टर्म की शुरुआत करते हैं और उस अकाउंटिंग टर्म का नाम है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस और अनअक्रूड इनकम। इनकम अनअक्रूड इनकम। चलिए बेटा इसे ही कहते हैं इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। एक एग्जांपल के थ्रू पहले मैं आपसे बात करता हूँ, समझना मेरी बात। बेटा मैं अपनी क्लास में मैंने क्लास स्टार्ट की है और उस क्लास में टोटल अभी मेरी क्लास में टोटल 15 स्टूडेंट्स हैं। कितने स्टूडेंट्स हैं? 15 स्टूडेंट्स हैं। मैंने पैम्पलेट के थ्रू अपनी क्लास का एडवर्टाइजमेंट किया जिसमें टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 15 स्टूडेंट हैं। और ये क्लास एक्चुअली में मैंने क्लास 12th की स्टार्ट की थी अकाउंट्स की। अब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, उसमें से कुछ 2 स्टूडेंट ऐसे निकले जिन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा बेटा क्या हुआ, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? तो वो कहते हैं कि सर एक्चुअल में हम क्लास 12th के स्टूडेंट नहीं है और क्लास हम 11th के स्टूडेंट हैं। और पहली बात जो मैं आपको बताना भूल गया, मेरी क्लास का एक रूल था कि मैं एक्चुअल में जितनी भी फीस है वो एडवांस में ले लेता हूँ। बच्चा जैसे ही मेरी क्लास में इंटर होता है मैं उससे क्या ले लेता हूँ? फीस ले लेता हूँ। तो मेरी क्लास की जो फीस थी वो 10,000 रुपीज थी अकाउंट्स के लिए। तो टोटल 15 स्टूडेंट्स ने मुझे कितने प्रोवाइड कर दिए थे? 10,000 रुपीज क्या किए थे? प्रोवाइड कर दिए थे। टोटल कितना था? 1,50,000 रुपीज। अब हुआ क्या कि जब 2 स्टूडेंट जो एक्चुअल में क्लास 11 के थे और उन्हें गलती से वो क्लास 12 में बैठ गए थे, जब वो एक्चुअल में फीस मुझे क्या कर चुके थे? पे। वो कहते हैं कि सर हम नेक्स्ट ईयर आपकी क्लास में आ जाएंगे क्लास 12th में। मैंने कहा ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट ईयर आप आ जाना। फिर कहते हैं कि सर जो हमने फीस दी थी क्या आप हमें बिल्कुल दे दीजिए। मैंने कहा बेटा एक बार फीस आ जाती है उसके बाद तो मैं फीस नहीं देता हूँ। ऐसा करना अगले साल तो आप मेरी क्लास में आने वाले हो ना, तो नेक्स्ट ईयर पढ़ लेना, ये फीस मेरे पास ही रह जाता। बच्चों ने कहा ठीक है कोई बात नहीं सर, आपके पास ही फीस रखिए, हम अगले साल आपके पास आएंगे और क्लास 12th में अकाउंट की स्टडी हम करेंगे। मुझे बात सिर्फ ये समझना है बेटा कि 31 मार्च 2019 तक जब मेरी क्लास चलेगी तो मैं अपनी सर्विसेज कितने स्टूडेंट को दे चुका हूँ? 15 स्टूडेंट या फिर 13 स्टूडेंट? मैंने अपनी सर्विसेज कितने स्टूडेंट को दे दी? सर आपने टोटल फीस रिसीव्ड एक्चुअल में की, आपने फीस रिसीव्ड की, फी रिसीव्ड की 1,50,000 रुपए, जो एक्चुअल में कितने स्टूडेंट की थी? 15 स्टूडेंट की थी। जबकि आपने जो अपने सर्विसेज प्रोवाइड की वो तो कितने स्टूडेंट को थी? 13 स्टूडेंट को। तो जितनी सर्विसेज मैंने दी है उतना ही मुझे रिकॉर्ड करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, या वो सभी चीजें रिकॉर्ड कर लेनी है जितना मैंने अमाउंट रिसीव्ड किया है? नहीं सर, अकाउंटिंग ये कहता है कि जितनी सर्विसेज आपने दी है उन्हें ही अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। जो सर्विसेज आपने नहीं दी है बट आपको अमाउंट पहले से अगर क्या हो चुका है? रिसीव्ड हो चुका है, तो उसकी अकाउंटिंग आप उस साल में नहीं करोगे, उसे आप रिकॉर्ड उस साल में नहीं करोगे। आप उसे रिकॉर्ड तब करोगे जब आप अपनी सर्विसेज क्या कर चुके होंगे? दे चुके होंगे। मैंने कहा ठीक है अकाउंटिंग जी, आपकी बात भी मान ली। मैंने कहा ठीक है 15 स्टूडेंट से एक्चुअल में मैंने क्या किया था? 1,50,000 रुपए रिसीव किया था। तो 2 बच्चे ऐसे थे जिनसे मैंने पैसा तो पहले ही अमाउंट तो पहले ही ले लिया था, बट मैंने अपनी सर्विसेज अगले साल उन्हें देना थी। तो उन 2 बच्चों की फीस जिसे मैंने एक्चुअल में सर्विसेज नहीं दी है उनकी फीस को तो मैं अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कहता है, कर सकता हूँ जैसा आप कहते हैं। तो मैंने कहा ठीक है 10,000 रुपए के हिसाब से 2 बच्चों की फीस जो 20,000 रुपए मैंने क्या कर देना है? इसमें से निकाल देना है। ठीक है, तो टोटल कितनी फीस जो इस साल में मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ? 1,30,000 रुपीज की फीस एक्चुअल में मैं इस साल अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या कर सकता हूँ? रिकॉर्ड कर सकता हूँ। समझ में बात सिर्फ इतनी सी आनी है आपको बेटा कि जो सर्विसेज मैं दे चुका हूँ, जितने को मैंने सर्विसेज दी है उससे ही अमाउंट में रिसीव कर सकता हूँ। जो सर्विसेज मैंने नहीं दी है बट उसका अमाउंट अगर मैं पहले से रिसीव कर चुका हूँ तो उसकी अकाउंटिंग मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं करना है। ऐसी इनकम जो मुझे पहले से मिल चुकी है बट अभी तक ड्यू नहीं हुई है, तो मैं लिख दूं इसे इनकम रिसीव्ड बट नॉट ड्यू। तो मुझे बताओ अकाउंटिंग तो किस बेसिस पर अकाउंटिंग करने को कहता है? ड्यू बेसिस पर अकाउंटिंग करने। तो बताओ क्या वो इनकम ड्यू हो चुकी है? नहीं हुई है, तो क्या मुझे उस अकाउंटिंग में लेना है? नहीं लेना है। तो ये
20,000 रुपये की इनकम मुझे हटाना होगी, तो इसे क्या कहूँगा मैं इसे मैं कहूँगा सर अनअप्रूव्ड इनकम, जो इनकम अप्रूव नहीं हुई है या जो इनकम जो रिसीव क्या हो चुकी है, एडवांस में हो चुकी है, जिसका सर्विसेज मैंने अभी तक नहीं दी है, इसे कहते हैं अनअप्रूव्ड इनकम। बात समझ में आ गई? चलिए बेटा, इसे एक्चुअली में कहते हैं क्या है, मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं आपके सामने, प्लीज इसे देखिए। These are the otherwise called the advance from customer. Hence, before making sales, rendering services, money received in advance from the customer. Hence, in future, the business has an obligation to render services delivered the goods. समझ में क्या कहना चाह रहा है? इतनी हाई लैंग्वेज यूज की हुई है। सिंपल सा मीनिंग ये था कि एक कस्टमर है जो 31 मार्च के दिन मुझे अमाउंट पे कर दिया है। एक कस्टमर ने मुझे 31 मार्च के दिन अमाउंट पे कर दिया और कहा कि मैं इसका जो गुड्स है 5 अप्रैल के दिन परचेस करूँगा, यानी अमाउंट पहले रिसीव हुआ, अभी तक मैंने उसे सेल नहीं की है, मैंने अभी तक उसे सेल नहीं की है, बट अमाउंट क्या हो चुका है, रिसीव हो चुका है। तो मुझे बताना है क्या मैं उसे उस साल की सेल मान लूँ या नहीं मान लूँ? बिल्कुल भी नहीं मान सकते हो बेटा। कैसे मान लोगे आप सेल? एक्चुअल में आपके पास से गुड्स डिलीवर्ड नहीं हुआ है, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, जब तक ये चीजें नहीं हुई है तो आप उसे कैसे सेल मान लोगे? आपको तो सिर्फ ये मानना है कि अमाउंट क्या हो चुका है, आपके पास एडवांस में रिसीव्ड हुआ है, आपको इसे एज अ लायबिलिटी मानना पड़ेगा कि ये मेरी लायबिलिटी है कि अगर वो कस्टमर नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट मंथ में अगर वो गुड्स परचेस नहीं करता है तो ये अमाउंट मुझे वापस उसे क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। यानी जो इनकम रिसीव्ड एडवांस हो चुकी है वो इनकम मेरे लिए लायबिलिटी बन जाती है कि अगर वो सर्विसेज मैंने नहीं दी, अगर वो बच्चे मान लो नेक्स्ट ईयर में नहीं आते मुझसे पढ़ने, तो मुझे बताओ क्या वो फीस मुझे उन्हें रिटर्न करना पड़ेगी? यस, बिल्कुल मुझे उन्हें वो फीस रिटर्न करना पड़ेगी। तो इसलिए वो जो फीस है वो मेरे लिए इस साल में वो क्या बन चुकी है, लायबिलिटी बन चुकी है कि अगर वो सर्विसेज अगर मैं नहीं दे पाया तो उस सर्विसेज का जो अमाउंट मुझे रिसीव्ड एडवांस हो चुका था उसे मुझे पे करना पड़ेगा, एंड दैट इज अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। यस, क्लियर समझ में आ गया? चलिए बेटा, नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स की ओर जाते हैं और वो है डिस्काउंट। आप डिस्काउंट का मतलब बिल्कुल समझते हैं, आप मार्केट में जाते हैं, मार्केट में जाकर मोल भाव करते हैं, कहते हैं कि भैया इतने का सामान है, प्लीज मुझे क्या 10% 20% का डिस्काउंट दे देंगे क्या? यस, तो वही टर्म्स, वही यस बिल्कुल जो आप समझ रहे हैं वही टर्म्स की मैं बात कर रहा हूँ। डिस्काउंट का मतलब यही होता है, डिस्काउंट का मतलब होता है रेफर्स टू द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ द गुड्स। गुड्स की प्राइस में जो कमी कर दी है दुकानदार ने, उसे क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। तो डिस्काउंट अकाउंटिंग में दो तरीके से माना जाता है, एक होता है कैश डिस्काउंट और एक होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट एक जनरल पॉलिसी होती है बिजनेसमैन की कि उसे हर कस्टमर को क्या करना है, उसे एक जनरल पॉलिसी बना ली कि मेरे हर कस्टमर को मैं 10% का डिस्काउंट अपने गुड्स पर देने वाला हूँ। तो चाहे कस्टमर कोई सा भी हो, उसे 10% का डिस्काउंट देना है, तो उस डिस्काउंट को हम क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, जिसे व्यापारिक छूट कहते हैं, व्यापारिक डिस्काउंट कहते हैं। अकाउंटिंग की कहता है कि ऐसा डिस्काउंट जो जनरली सभी कस्टमर को दिए जाते हैं, उस अकाउंटिंग में उस डिस्काउंट को हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी कोई एंट्री नहीं करते। दूसरा टाइप का डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट। मान लो कि मैं मार्केट में गया, एक जींस परचेस करके आया, जींस परचेस करने के बाद मेरे सेलर, जो मेरा सेलर था जिस दुकान पर गया था, उसने मुझे जींस की प्राइस 1500 रुपीज़ बताई, प्लस उसने ये भी कहा कि आप इस जींस को अगर परचेस करते हैं तो मैं आपको 10% का डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, आप 10% का मुझे क्या दे दीजिए डिस्काउंट। तो बताओ एक्चुअल में जींस सेलर ने उस जींस की वैल्यू क्या कंसीडर करने वाला है, 1500 या 1350? 1350, जैसा भी मैंने कहा ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड नहीं करना है अपने को, तो 1350। अब उसके बाद सेलर ये कहता है कि अगर इसका अमाउंट अगर आप मुझे कैश में पे करते हैं, क्या करते हैं, कैश में पे कर देते हैं, इमीडिएट कैश में पेमेंट कर देते हैं, तो मैं आपको 10% का एक्स्ट्रा क्या दे दूंगा, डिस्काउंट दे दूंगा। यानी बात समझ में आई, मैंने जेब में से कैश निकाले और पे करे तो मुझे उसने 10% का एडिशनल डिस्काउंट दे दिया। तो ऐसे डिस्काउंट को मैं कहूँगा कैश डिस्काउंट। क्या कहूँगा ऐसे, कैश डिस्काउंट। इमीडिएट कैश पेमेंट करने के अगेंस्ट में जो डिस्काउंट सेलर ने मुझे दिया वो डिस्काउंट क्या होगा, कैश डिस्काउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहता है इस डिस्काउंट को हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है। मुझे बताओ क्या इस कैश डिस्काउंट को हर कस्टमर को दिया जाता है? नहीं, ये डिस्काउंट उन्हीं कस्टमर को दिया जाएगा जिन कस्टमर ने इमीडिएट कैश पेमेंट कर दिया है। पर जो कस्टमर क्या होता है, जिन कस्टमर्स ने इमीडिएट कैश पेमेंट नहीं किया है और वो कस्टमर कहता है कि हाँ मैं 1 महीने बाद या 2 महीने बाद ये अमाउंट पे करने वाला हूँ, उस कस्टमर को
डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। कैश डिस्काउंट का मतलब ये होता है इमीडिएट कैश पेमेंट करने के अगेंस्ट में मिलने वाला जो डिस्काउंट है वही क्या है, कैश डिस्काउंट। चलिए बेटा नेक्स्ट टर्म की ओर जाते हैं, बेड डेट्स। बेड डेट्स का मतलब क्या होता है, बेड का मतलब बुरे, डेट्स का मतलब होता है ऋण। जो ऋण बुरे हो चुके हैं, जिसका पैसा मिलने की संभावनाएं खत्म हो चुकी है, वो सारे ऋण, वो सारे डेट्स हमारे क्या हो जाते हैं, बेड। चलिए मैं एक एग्जांपल के साथ आपके बात करता हूँ। मैंने कस्टमर मिस्टर राम को 10,000 रुपए का गुड्स क्या किया, सेल किया। और किस बेसिस पर, क्रेडिट बेसिस पर मैंने 10,000 रुपए का गुड्स उन्हें क्या किया था, सेल किया था। अब क्या होता है कि मुझे 10,000 रुपए उनसे क्या करना है, लेना है। मैं जाता हूँ राम के घर पर और राम से जाकर कहता हूँ मिस्टर राम आपने मुझसे क्या किया था, 10,000 रुपए का गुड्स परचेज किया था, प्लीज उसका अमाउंट क्या कीजिए, पे कीजिए। मिस्टर राम कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपीज है, मैं 5,000 रुपए मेरे पास नहीं है, मैं आपको पे नहीं कर सकता हूँ। मुझे बताओ क्या डेटर, मिस्टर राम मेरे बिजनेस के लिए क्या थे, डेटर थे। डेटर ने पैसा देने से क्या कर दिया है, मना कर दिया है कि बिल्कुल उसके पास पैसा नहीं है। तो वो पैसा जो नहीं मिला, जो डेट था जो नहीं मिला, वो बताओ वो गुड डेट है या बेड डेट है, वो बेड डेट है। इसलिए अकाउंटिंग में ऐसा कहा, जो डेट जिसका पैसा नहीं मिलने वाला है उन डेट्स को हम क्या कहेंगे, बेड डेट्स कहेंगे। तो बेड डेट्स का मीनिंग देखिए, इट represent the amount received from customer but could not be recovered due to insolvency। insolvency का मीनिंग आगे समझूंगा बेटा, मैं अभी यहाँ नहीं सिखाने वाला हूँ। due to insolvency of the customer is loss for the business। ये बिजनेस का क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। जिस कस्टमर को मैंने 10,000 रुपए का माल बेचा था, उसने मुझे कितना पैसा दिया, 5,000 रुपए दिए। 5,000 रुपए देने से क्या कर दिया है, मना कर दिया है कि नहीं है, तो इसे मानना पड़ेगा कि बिजनेस का क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। ठीक है, और इसे अकाउंटिंग में क्या कहा जाएगा, बेड डेट्स कहा जाएगा। समझ में आ गई बेटा। चलिए बेटा नेक्स्ट, क्या डिफरेंस है डिस्काउंट और बेड डेट्स के बीच में, बोलो। डिस्काउंट अलाउड, जो डिस्काउंट दिया जाता है, बिजनेस इटसेल्फ आस्क्स द बायर। बोलो डिस्काउंट कौन देता है, बताओ सेलर। जींस खरीदने गया था तो सेलर ने आपको कहा था ना कि 10% का डिस्काउंट ट्रेड का और 10% का कैश डिस्काउंट, तो सेलर ने दिया था, सेलर ने अपनी मर्जी से दिया था। यस, तो अगर डिस्काउंट की अगर मैं बात करूंगा तो बिजनेस इटसेल्फ आस्क्स द बायर टू पे द रिड्यूस अमाउंट, द डेटर इज सॉल्वेंट। उस समय डेटर क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। चलिए मैं मीनिंग समझा देता हूँ, सॉल्वेंट और इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है। सर इंसॉल्वेंट का मतलब होता है वो पर्सन जिसकी असेट्स कम है और उसकी लायबिलिटी ज्यादा है। लोगों को देना, क्योंकि उसने लोन बहुत सारे ले लिए, उसे देना बहुत ज्यादा है और उसके पास जितनी भी असेट्स है वो बहुत कम है, तो ऐसे पर्सन को क्या कहा जाएगा, इंसॉल्वेंट पर्सन। जरूरी नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता है, बट जिसकी लायबिलिटी बहुत ज्यादा हो चुकी है और वो लोगों को पैसा देने से क्या कर दे, मना कर दे, तो ऐसे पर्सन को कहा जाता है इंसॉल्वेंट पर्सन। और जिस पर्सन की असेट्स ज्यादा है और जिस पर्सन की लायबिलिटी कम है, या भले ही लायबिलिटी ज्यादा है पर वो पर्सन अभी भी पैसा मार्केट में लोगों को दे रहा है, तो ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे, सॉल्वेंट पर्सन कहेंगे। तो मुझे बताओ, जब डिस्काउंट की बात आती है तो डेटर सॉल्वेंट होगा या इंसॉल्वेंट होगा, बिल्कुल सॉल्वेंट होगा। क्यों, क्योंकि डिस्काउंट कौन प्रोवाइड कर रहा है, सेलर प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर। अब जब बेड डेट्स की बात होगी तो इस केस में डेटर क्या हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है। क्यों, क्योंकि डेटर ने पैसा देने से क्या कर दिया है, मना कर दिया है कि नहीं मैं अब आपको इतना अमाउंट पे नहीं करूंगा। तो वो जो डेट है, जो पैसा है जो आने से क्या हो चुका है, रुक चुका है, वो सारा बिजनेस का क्या हो जाएगा, लॉस हो चुका है। तो मतलब डिस्काउंट और बेड डेट्स के बीच में अगर मैं बात करूं तो डिस्काउंट जो है वो बिजनेस का एक्सपेंसेस है, बट बेड डेट जो है वो बिजनेस का क्या है, लॉस है। समझ में आया डिफरेंस, समझ में। डिस्काउंट बिजनेस का क्या है, एक्सपेंसेस है, खर्चा है बिजनेस का। बट अगर मैं बेड डेट्स की बात करूं तो बेड डेट्स बिजनेस का क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। यस। चलिए सर नेक्स्ट में बात करते हैं, फुल सेटलमेंट। कई बार आपको मीनिंग देखने को मिलेगा जब जनरल एंट्री हम करने जाएंगे, फुल सेटलमेंट वर्ड। फुल सेटलमेंट का मतलब ये समझना, वापस से मैं एग्जांपल में फिर जाऊंगा। ए ने कुछ गुड्स किसको सेल किए, बी को सेल किए। अमाउंट कितने का था, 10,000 रुपीज का अमाउंट का गुड्स ए ने बी को क्या किया था, सेल किया था ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट बेसिस पर गुड्स क्या किए थे, उन्होंने सेल किए थे। अब ड्यू डेट पर ए बी के पास जाते हैं और जाने के बाद कहते हैं कि बी प्लीज जो अमाउंट का गुड्स आपने परचेज किया था उसका अमाउंट प्लीज आप क्या कीजिए, पे कीजिए। अब क्या होता है कि
डेटर क्या कहता है, जो डेटर है वो डेटर ने कहा कि 10,000 रुपीज क्या करना है आपको पे करना है, 9,500 रुपीज आप ले लीजिए और क्या किए इस अमाउंट को सेटल कीजिए, ठीक है। चूंकि मिस्टर ए को पैसे की जरूरत थी, उन्होंने कहा ठीक है 9,500 रुपीज दे दीजिए, 500 का आपको क्या दे दिया जाएगा, डिस्काउंट दे देते हैं, डिस्काउंट कंसीडर कर लिया जाएगा इसे। तो मुझे बताओ आपको लेना कितना था, लेना कितना था 10,000, आपने लिया कितना 9,500, बट ये कहते हुआ कि मिस्टर बी अब आपको कोई लेना देना, अब हमारा और आपके बीच में कोई लेना देना बाकी नहीं रह चुका है, इसे मैं कहूंगा कि फुल सेटलमेंट हो चुका है। तो क्या ये 500 रुपए को आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, अगर 500 रुपए अगर मैं कहूँ तो इसे बेड डेट्स भी मान सकता हूँ, हो सकता है मिस्टर बी देने से मना कर दे और कहते हैं कि ठीक है 10,000 है, 9,500 लेना हो तो ले, नहीं तो रहने दो, तो वो 9,500 ले लेगा और बाकी मान लेगा कि ठीक है हम नहीं मिलेंगे। या फिर 500 रुपये उसे डिस्काउंट भी कंसीडर कर सकते हैं, अगर वो कहते हैं कि ठीक है आप मुझे मैं आपकी ड्यू डेट से अगर मैं पहले पेमेंट कर देता हूँ तो आप मुझे कितना डिस्काउंट दो, फुल सेटलमेंट इस तरह से भी हो सकता है। तो समझ में आया फुल सेटलमेंट का मतलब क्या हुआ। नेक्स्ट इज कॉस्ट एंड हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब समझना इट रिप्रेजेंट द अमाउंट एक्चुअली स्पेंट ऑन देयर लायबिलिटी एंड एक्चुअली इनकर्ड। समझना मेरी बात को, एक लैंड में परचेस करने गया, एक लैंड परचेस की 100 लाख रुपीस की, वो क्या थी लैंड थी, तो मुझे बताओ वो लैंड पे एक्चुअल का जो अमाउंट एक्सपेंसेस किया वो कितना था 100 लाख रुपीस का, तो वो 100 लाख रुपीस जो है वो एक्चुअल में उसकी क्या है हिस्टोरिकल कॉस्ट है, क्या है उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट, जिस कॉस्ट पर मैंने लैंड परचेस की थी उस कॉस्ट को क्या कहूंगा मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या किया जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे हम अपनी असेट्स को क्या करेंगे रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए इट रिप्रेजेंट द अमाउंट एक्चुअली स्पेंट और द लायबिलिटी एक्चुअली इनकर्ड, अमाउंट दैट अ लैंड इज परचेज्ड फॉर 100 lakhs बट इज मार्केट वैल्यू इज 150 lakh। लैंड आपने परचेस कितने में की थी 100 लाख में, पर अगर आज मैं उस लैंड को परचेस सेल करने जाऊं तो 150 लाख रुपए मुझे मिलते हैं, तो 150 लाख जो है वो उसकी आज की मार्केट वैल्यू है, जबकि उसकी कॉस्ट वैल्यू कितने की थी 100 लाख की। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसे कितने पर रिकॉर्ड करना है 100 लाख रुपीस की वैल्यू पर रिकॉर्ड करना है, नहीं कि 150 लाख रुपीस की उसको रिकॉर्ड करना है, क्योंकि मार्केट वैल्यू कुछ भी हो इसको बुक्स ऑफ अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है। जब तक एक बिजनेस का गोइंग कंसर्न अजम्पशन है, क्या होता है गोइंग कंसर्न आगे जाओ, तब तक उसे क्या करना है उसकी बुक वैल्यू पर या उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू पर ही उसे क्या करना होगा रिकॉर्ड करना होगा। क्लियर। नेक्स्ट इज बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब क्या समझना मेरी बात को बेटा कि बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, मैंने एक मशीन परचेस की है, उस मशीन की वैल्यू 50 लाख रुपए की थी, 50 लाख रुपए में मैंने एक मशीन परचेस की है। अब 50 लाख रुपए की जो मशीन मैंने आज परचेस की, मुझे बताओ कि अगले साल भी उसकी वैल्यू वही रहेगी क्या? 50 लाख रुपए की जो असेट्स मैंने आज जो मशीन आज मैंने परचेस की, क्या उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए नेक्स्ट ईयर तक रहेगी? नहीं, उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाएगी। अगर मैं उसे बेचने जाऊँ या उसकी वैल्यू को कंसीडर करूँ तो 50 लाख रुपए की वैल्यू की असेट्स 50 लाख रुपए नहीं है। एक छोटे से चलो एग्जाम्पल को मैं बदलने की कोशिश करता हूँ। आज आप एक मोबाइल फोन लेकर आए, मुझे बताना मोबाइल फोन की वैल्यू वही रहती है जितने में आपने खरीदा, एक साल बाद वही रहेगी? नहीं रहेगी ना। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू में क्या हो चुका है रिडक्शन आ चुका है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब मैं कोई असेट्स परचेस करता हूँ और जब उसकी मैं वैल्यू अगले साल कंसीडर करता हूँ देखता हूँ तो उसकी वैल्यू में कुछ रिडक्शन आ चुका होता है। तो इस वैल्यू का जो रिडक्शन आया है उसी को कहते हैं डेप्रिशिएशन। क्या कहते हैं उसे? डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन का मतलब होता है कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ द असेट्स। असेट्स की वैल्यू में निरंतर होने वाली जो कमी है उसे क्या कहेंगे? डेप्रिशिएशन। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमें जो बुक्स असेट्स रिकॉर्ड करना होती है वो क्या करेंगे कि मैंने अगर 50 लाख रुपए की असेट्स अगर रिकॉर्ड किया है और अगले साल तक उसमें 5 लाख रुपए की वैल्यू क्या हो चुकी है रिड्यूस, तो बुक वैल्यू का मतलब होता है 50 लाख माइनस कितना 5 लाख, यानी बुक वैल्यू आज कितने की उसकी 45 लाख रुपीस की है, इतने की नहीं है 50 लाख रुपए की उसकी बुक वैल्यू। यस, हिस्टोरिकल कॉस्ट भले ही कितने की हो उसकी 50 लाख की हो, बट उसकी आज की बुक वैल्यू कितने की है 45 लाख की है। तो बताओ हिस्टोरिकल कॉस्ट वैल्यू और बुक वैल्यू के बीच का डिफरेंस क्या है? डेप्रिशिएशन। क्या होता है? डेप्रिशिएशन। डेप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है? एक असेट्स की वैल्यू में होने वाली जो कमी है उसी को हम क्या कहते हैं? डेप्रिशिएशन कहते हैं। ये भी एक अकाउंटिंग टर्म से बेटा डेप्रिशिएशन याद रखना। असेट्स की वैल्यू में होने वाली जो कमी है उसे क्या कहेंगे हम अकाउंटिंग में? डेप्रिशिएशन। नेक्स्ट टर्म है आपकी बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट
ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है, बात समझना बेटा। मेरे बैंक में 10,000 रुपये जमा है, मेरे बैंक में कितना अमाउंट डिपॉजिट है, 10,000 रुपीज अमाउंट क्या है मेरे पास डिपॉजिट है। अब मुझे जरूरत है 15,000 रुपीज की, बिजनेस में कुछ जरूरत थी 15,000 रुपीज का कि मुझे जरूरत थी। अब मैं बैंक के पास जाता हूँ और बैंक से कहता हूँ कि बैंक मुझे 15,000 की जरूरत है और मेरे बैंक में एक्चुअल में डिपॉजिट कितना अमाउंट है, 10,000 रुपीज अमाउंट क्या है डिपॉजिट। तो बैंक आपकी कंडीशन देखते हुए, आपकी इमेज को देखते हुए बैंक आपको क्या करती है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। क्या करती है, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि बैंक में जितना अमाउंट आपका डिपॉजिट है उससे भी ज्यादा अमाउंट आप क्या कर सकते हो, बैंक से विड्रॉल कर सकते हो, बैंक से निकाल सकते हो। तो ये जो फैसिलिटी है वो फैसिलिटी के कारण अब बैंक जो 10,000 रुपये था वो तो बैंक को आपको बैंक से लेना था, और जो आपने एक्सेस निकाल लिया वो बैंक को आपको क्या करना है, देना है। तो जो एक्सेस अमाउंट है उसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट। क्या कहते हैं उसे, ओवरड्राफ्ट। अगर मेरा अमाउंट कम डिपॉजिट है तो मैं विड्रॉल ज्यादा कर लेता हूँ, इसे मैं क्या कहूँगा अकाउंटिंग में बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या कहूँगा इसे मैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। यस और नो। चलिए बेटा नेक्स्ट बात करते हैं ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है, ड्राइंग का मतलब वो चित्रकला वाला, चित्रकला वाली ड्राइंग नहीं बेटा। ड्राइंग का मतलब होता है जब मैं बिजनेस में अपने पर्सनल पर्पस के लिए क्या करता हूँ, बिजनेस से कुछ गुड्स निकालता हूँ या कुछ कैश निकालता हूँ, तो इसे मैं क्या कहता हूँ, ड्राइंग कहता हूँ। एग्जांपल की बात करता हूँ, मान लो मेरी किराना की शॉप है, किराना की शॉप में शक्कर, तेल, घी, अन्य आइटम्स में क्या करता हूँ, बेचता हूँ। मेरी वाइफ आती है दुकान में, दुकान से आकर कुछ शक्कर लेती है, कुछ तेल लेती है, कुछ घी लेती है, कुछ अदर सामान घर से रिलेटेड सब लेती है और लेकर सामान पैक करती है और चली जाती है। तो क्या मैं अपनी वाइफ को ये कह सकता हूँ कि भाग्यवती प्लीज मुझे अमाउंट पे करो? नहीं ना, कोशिश में मत करना बेटा कभी भी। अगर आप बिजनेस करना चाहो और अगर आपकी शादी हो जाए तो आप बिल्कुल कोशिश मत करना कि आपकी पत्नी अगर दुकान से सामान ले जाएगी और आप घर पे आने जैसी कंडीशन आपकी नहीं रहेगी। ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है। तो आपकी वाइफ ने जो गुड्स निकाला कहाँ से, दुकान से, जिसके बदले में आपको क्या नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। मुझे बताओ वो जो गुड्स से निकाला वो पर्सनल पर्पस के लिए था, वो मेरे घर के पर्सनल पर्पस के लिए था। इसीलिए जो गुड्स मैं अपने बिजनेस से अपने पर्सनल पर्पस के लिए निकालता हूँ, उस गुड्स को या उस ट्रांजैक्शन को क्या कहा जाता है बिजनेस में, उसे बिजनेस के ट्रांजैक्शन में कहा जाता है ड्राइंग। बिजनेस से मैं गुड्स भी विड्रॉ करता हूँ, बिजनेस में से मैं क्या करता हूँ, अमाउंट भी विड्रॉ करता हूँ, और बिजनेस से मैं कई तरह के गुड्स भी विड्रॉ करता हूँ। सारी टर्म्स को क्या कहा जाएगा, ड्राइंग कहा जाएगा। जब मैं कोई भी चीज अपने बिजनेस से अपने पर्सनल पर्पस के लिए निकालता हूँ उसे क्या कहूँगा, ड्राइंग। समझ में आई। नेक्स्ट टर्म है बेटा सॉल्वेंसी। समझा चुका था मैं, एबिलिटी टू बिजनेस टू मीट इट्स टोटल लायबिलिटी। अगर बिजनेस की एबिलिटी है कि वो अपनी टोटल लायबिलिटी को पूरा कर देगी तो इसे कहूँगा कि वो सॉल्वेंट बिजनेस। क्या कहूँगा उसे, सॉल्वेंट। बट अगर मैं कहूँ कि बिजनेस की एबिलिटी नहीं है कि वो अपने सारे डेट को क्या कर सके, पूरा कर सके, तो ऐसे बिजनेस को मैं क्या कहूँगा फिर, इंसॉल्वेंट बिजनेस। क्या कहूँगा मैं उसे, इंसॉल्वेंट बिजनेस। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स की बात करता हूँ, प्रॉफिट। चलो मैं एक एग्जांपल की बात करता हूँ, आप मुझे बताना क्या ये प्रॉफिट है। मैंने एक गुड्स मार्केट से खरीदा 100 रुपीज का, मैंने एक गुड्स मार्केट से कितना क्या खरीदा, 100 रुपीज का, और क्या किया, मैंने उस गुड्स को 120 रुपीज में क्या कर दिया है, सेल कर दिया। 120 रुपीज में मैंने क्या कर दिया, उसे सेल कर दिया। बेटा मुझे बताना क्या वो 120 रुपीज का जो मैंने गुड्स सेल किया है, तो जो 20 रुपए कमाए, क्या वो प्रॉफिट है? यस सर, वो 20 रुपए आपका प्रॉफिट है। पर कभी कभी क्या होता है, बच्चे प्रॉफिट का मतलब गलत समझ जाते हैं। वो कहते हैं कि 120 रुपए जो मिले वो मेरा प्रॉफिट है। नहीं बेटा, 120 रुपए को पाने के लिए 100 रुपए क्या किए थे, खर्च भी तो किए थे, तो 20 रुपए ही आपका प्रॉफिट है, 120 रुपए आपका प्रॉफिट नहीं है। नेक्स्ट चलिए, एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, सॉरी इनकम का मतलब समझ रहे हैं। इनकम, अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। याद करो मेरा एग्जांपल, 10 बच्चे मेरी क्लास में थे, 10 बच्चों में से 9 बच्चे की फीस क्या हो चुकी थी, रिसीव्ड हो चुकी थी। एक बच्चे की फीस रिसीव्ड होना क्या थी, बाकी थी। अमाउंट रिसीव्ड, 9 बच्चे की फीस रिसीव्ड
हो चुकी थी। अमाउंट रिसीवेबल, एक बच्चे की फीस मिलना क्या थी, बाकी थी, तो अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल ड्यू टू सेल्स और एनी अदर अमाउंट रिसीव्ड रिसीवेबल अराइजिंग आउट द रेगुलर ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड द इनकम। अगर मैं बिजनेस में गुड्स क्या करता हूँ, सेल करता हूँ या कोई ऐसी एक्टिविटी करता हूँ जो बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी है और उससे जो अमाउंट मुझे क्या होता है, रिसीव्ड होता है, उसे मैं क्या कहता हूँ, इनकम कहता हूँ। क्या कहता हूँ मैं उसे, इनकम कहता हूँ, ये अमाउंट रिसीव्ड कहता हूँ। यस, एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, एक्सपेंसेस स्पेंट और डिजायर्ड बेनिफिट फॉर एन अकाउंटिंग ईयर। एक बेनिफिट्स को लेने के लिए, पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए मुझे कुछ खर्चा करना होता है, वो सारी चीजें क्या होते हैं, एक्सपेंसेस। जैसे कि आपने सैलरी के ऊपर एक्सपेंसेस किया, जैसे कि आपने रेंट पे किया, जैसे कि आपने इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया, तो इस तरह से बिजनेस में आप कई सारे क्या करते हैं, एक्सपेंसेस। तो इन सारी चीजों को क्या कहेंगे, एक्सपेंसेस। चलिए बेटा, लॉसेस का मतलब क्या होता है, अमाउंट स्पेंड बट नो बेनिफिट। खर्चा तो कर दिया है बट उसका बेनिफिट आपको नहीं मिला है, ठीक है, तो और इसे क्या कहेंगे हम, लॉस कहेंगे। क्या कहेंगे इसे हम, लॉस। जैसे डेटर से जो अमाउंट हमें लेना था, उस डेटर से अमाउंट हमें क्या हुआ, नहीं मिला, तो इस अमाउंट जो नहीं मिला उसे हमने क्या कहा बिजनेस में, उसे हमने कहा बिजनेस में क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। यस और नो। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म्स है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया जाता है, जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या किया जाता है, मैनिपुलेट करके दिखाया जाता है। किसे किसे दिखाया जाता है, कस्टमर को, शेयर होल्डर्स को, ऑनर्स को, गवर्नमेंट को, तो इसे क्या कहते हैं, विंडो ड्रेसिंग। क्या कहते हैं इसे, विंडो ड्रेसिंग। देखते हैं, इट मींस द मैनिपुलेटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मेक देम अट्रैक्टिव। मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, मैंने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ चीजों को इस तरह से रिकॉर्ड कर दिया ताकि वो अट्रैक्टिव दिखने लगे, प्रॉफिट ज्यादा दिखने लगा, ताकि शेयर होल्डर अट्रैक्ट हो और मेरे बिजनेस में क्या लगा, शेयर में इन्वेस्ट करे। अट्रैक्टिव बाय द इन्फ्लेटिंग द इनकम, सप्रेसिंग द एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को कम करे, इनकम को क्या कर दिया उन्होंने, इन्फ्लेट कर दिया। ट्रीटिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, उन्होंने प्रॉफिट को कम दिखाने के लिए क्या किया, उन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या कर लिया, ट्रीट कर लिया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल या कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या कर लिया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया, जिसके कारण बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या हो चुकी है, मैनिपुलेट हो चुकी है, ठीक है, तो इसे कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। क्या कहते हैं इसे, विंडो ड्रेसिंग। नेक्स्ट इज अ रेकरिंग ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, रेकरिंग ट्रांजैक्शन। बिजनेस में बार-बार होने वाले, बिजनेस में बार-बार होने वाले, निरंतर रूप से होने वाले जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं, वो सारे एक्सपेंडिचर को मैं क्या कहूंगा, रेकरिंग एक्सपेंडिचर की डेफिनेशन में कवर करूंगा। जैसे सैलरी पे करना, जैसे रेंट पे करना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना, जैसे टेलीफोन का बिल पे करना, क्या ये बिजनेस के रेगुलर एक्सपेंसेस है? यस, ये बिजनेस के रेगुलर एक्सपेंसेस है। बट अगर बिजनेस में एक टाइप का एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस या लॉसेस लिखा हुआ है, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स या लॉस बाय फायर, तो मुझे बताओ क्या फायर बार-बार लगती है? यानी अगर पिछले साल 1 जुलाई के दिन अगर आग लगी थी, तो इस साल भी 1 जुलाई के दिन अग्नि देवता प्रकट हो जाएंगे और आग लग जाएगी और लॉस हो जाएगा। क्या ये ऐसा एक्सपेंसेस क्या है, रेकरिंग टाइप का? नहीं ना। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो बिजनेस के रेगुलर एक्सपेंसेस हैं, जो बिजनेस को रेगुलरली उसे करने पड़ते हैं, वो सारे बिजनेस के एक्सपेंसेस क्या होंगे, रेगुलर एक्सपेंसेस होंगे। इसे हम कहेंगे रेकरिंग एक्सपेंसेस। क्या कहेंगे हम इसे, रेकरिंग एक्सपेंसेस। बट जो ट्रांजैक्शन जो बिजनेस के रेगुलर नेचर के नहीं है, जैसे लॉस प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स का मतलब क्या है? सर आपके पास एक असेट्स है जिसमें आप एक्चुअल में ट्रेड नहीं करते, वो आपकी बिजनेस की असेट्स है। उस असेट्स ओल्ड हो चुकी थी, आपने उस ओल्ड असेट्स को सेल किया, सेल करने से क्या हुआ, कुछ प्रॉफिट जनरेट हुआ। तो वो प्रॉफिट मुझे बताओ बिजनेस का रेगुलर नेचर का प्रॉफिट है क्या? वो जो सेल की थी आपने बिजनेस के एक्चुअल गुड्स को सेल किया था या आपने असेट्स को सेल किया था? असेट्स को सेल किया था, और असेट्स आपकी बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटी में गुड्स कंसीडर्ड नहीं होती है। तो अगर आपने जो असेट्स सेल की है, उस असेट्स को सेल करने से जो प्रॉफिट जनरेट हुआ है, क्या वो प्रॉफिट बिजनेस का रेगुलर प्रॉफिट है? नहीं सर, वो बिजनेस का रेगुलर प्रॉफिट नहीं है। तो इसीलिए ऐसी इनकम जो रेगुलर नेचर के कारण नहीं आई हो, उसे क्या कहेंगे हम, नॉन रेकरिंग इनकम। और ऐसे एक्सपेंसेस जो रेकरिंग नेचर के नहीं है, उसे हम कहेंगे नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस।
बात समझ में आ गई? चलो बेटा, इतनी टर्म्स आपको समझ में आई। बस आज हम इतना ही करने वाले हैं। आगे जाकर अगले लेक्चर में आपको मैं और कई सारी अकाउंटिंग टर्म्स सिखाने वाला हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।